हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिगामी। इस वीडियो में हम पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का और मॉड्यूलस क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो कि मैग्नीट्यूड क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो उससे पहले हम सबसे पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं कि पोलर फॉर्म होती क्या है और मतलब क्या रिक्वायरमेंट्स होती है और क्या कैसे होता है सब कुछ। तो देखो, हमारे पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। हमें पता है कि एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए, एक एक्स चाहिए एक वाई चाहिए, ठीक है। अब ये हमारा है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, जिसमें कि ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर उसमें दो एक्सेस होते हैं। अब हमारा एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, बेसिकली वो भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। उसमें हम इसी पॉइंट को किसी और वे में रिप्रेजेंट करेंगे। हम इस पॉइंट को कैसे वे में रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, हमें दो वेरिएबल चाहिए, ठीक है, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब वो दो वेरिएबल एक्स वाई हैं इस केस में। अब एक और केस होता है, हम इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो, मैंने जो हमारा ओरिजिन है कोऑर्डिनेट सिस्टम का, उसके सेंटर से उस पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। हाँ, तो इसको मैंने आर कह दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि ये पॉइंट मेरे ओरिजिन से आर डिस्टेंस दूर है, ठीक है। एक मेरा वेरिएबल हो गया आर। अब आर डिस्टेंस तो कोई भी पॉइंट हो सकता है। एक मैं ये सर्कल बना दिया आर रेडियस का, ये मेरा एक आर रेडियस का सर्कल है। तो ये सारे पॉइंट्स आर डिस्टेंस पे हैं, ये सारे पॉइंट्स आर डिस्टेंस पे हैं। तो अब मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मेरे को ये वाला पॉइंट चाहिए, ठीक है। पर मैं अगर एक कोऑर्डिनेट था मेरा एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब एक कोऑर्डिनेट है मेरा, एक तो आर बन गया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरा एक और सिस्टम है, उसका एक कोऑर्डिनेट आर है। आर मेरा क्या बताता है? ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। पर ऐसे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट मेरे को कैसे मिलेगा? तो मैंने एक और कोऑर्डिनेट मेरे को बनाना पड़ेगा, जिससे कि मेरे को पता लगे कि मेरे को इन सारे पॉइंट जी, तो सर्कल पे जितने भी पॉइंट है, इसमें से भी ये मैंने पहले तो एक फिल्टर लगाया, मैंने एक आर वाला फिल्टर लगाया। एक आर वाले फिल्टर से क्या हुआ, जितने भी सारे पॉइंट्स थे वो सारे फिल्टर आउट हो गए और मेरे को एक सर्कल मिल गया, जो कि एक आर डिस्टेंस पे है ओरिजिन पे, ठीक है। अब मैं एक और फिल्टर लगाऊंगा, जिससे मेरे को इस सर्कल पे एक फिल्टर लगाऊंगा, जिससे मेरे को एक ही पर्टिकुलर पॉइंट मिल जाए। और वो क्या है? मैं एक ये एंगल बना रहा हूँ, थीटा। ये देखो, एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एक एंगल थीटा हमेशा एक यूनिक होगा। इस एक ये वाला कोऑर्डिनेट है, इसका ये एंगल थीटा डैश होगा। ये वाले के लिए ये एंगल अलग होगा, ठीक है। जो एक्स एक्सिस से एंगल बनेगा थीटा। तो एक मेरा कोऑर्डिनेट हो गया थीटा। तो आर कॉमा थीटा ये होता है मेरा पोलर फॉर्म ऑफ दिस पॉइंट। इस पॉइंट का पोलर फॉर्म के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। तो मतलब बेसिकली इस पॉइंट को मैं तो या तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं एक्स कोमा वाई से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। वरना मैं इसको पोलर पोलर सिस्टम में, पोलर फॉर्म ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं इसको आर कॉमा थीटा से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। आई होप कि समझ आया होगा। देखो, आर क्या बताता है? आर बताते हैं, देखो, मेरे को अगर मान लो दिया हुआ है 5,5,30 डिग्री। अब मैं क्या करूँगा? मेरे को पता है ओरिजिन से ओरिजिन से मेरा जो डिस्टेंस है वो एक तो 5 है और वो 30 एंगल पे। यहाँ से मैं 30 एंगल बनाऊंगा। मेरा ये 30 एंगल बना, ये बना मेरा 30 एंगल। और इस लाइन पे फाइव फाइव यूनिट डिस्टेंस पे मेरा ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। अब ये एंगल्स को भी लेने के तरीके हैं, वो हम देखते हैं कि कैसे। तो ये होता है पोलर पोलर सिस्टम, ठीक है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, अभी मैंने समझाया, एक पॉइंट है, ठीक है, ये आर है, ये थीटा हो गया, ठीक है, ये इतना समझ आ गया, सबको क्लियर है। अब आर की वैल्यू क्या होगी? अब आर की वैल्यू, अब ये है कन्वर्जन। बेसिकली मेरे को अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट में पॉइंट दिए हुए हैं, तो मैं उसको आर थीटा में कन्वर्ट कैसे करूं? अब हम वो सीखेंगे कि बेसिकली मेरे को इसमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो मैं इसमें कैसे कन्वर्ट करूं, क्योंकि मेरा पॉइंट तो सेम ही है ना। तो एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई पे मेरा एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ आर थीटा आएगा, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। तो अब मेरे को एक्स वाई पता है। मेरे को एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है एक्स कॉमा आई वाई। तो अब मेरे को इसको आर कॉमा थीटा में कन्वर्ट करना है। बेसिकली आर और थीटा की वैल्यू निकालनी है। और वो मैं कैसे निकालूंगा? देखो, मैंने ये बनाया ट्राइंगल, मेरे को पता है ये थीटा होगा, ये आर है। अब ये देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो मेरा आर की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, आर की वैल्यू मेरी ये आ गई। ये सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये पाइथागोरस लगाया बस, और कुछ नहीं किया। तो जो ये वाली वैल्यू आते हैं ना, ये जो आर होता है, इसे ना मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। मॉडुलस मतलब कि ये एक मैग्नीट्यूड है। ये मैग्नीट्यूड क्या है? ये बेसिकली ओरिजिन से कितना दूर है वो बताता है। ये ओरिजिन से देखो स्ट्रेट लाइन में कितना दूर है, वो डिस्टेंस है ये। तो इसको हम मॉड ऑफ जेड ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आर की वैल्यू जो होती है वो, उसे हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। आर हमारा मॉडुलस हो गया। क्योंकि देखो, हम एक्स को क्या बोलते थे? एक्स को हम रियल पार्ट ऑफ जेड बोलते थे। वाई को हम बोलते थे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है।
तो अब हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी कुछ बोलेंगे आर को, तो आर को हम रियल पार्ट वगैरह तो बोल नहीं सकते, तो आर को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। अब थीटा देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो अब थीटा की वैल्यू क्या है? बेसिकली थीटा, अब मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा सकता हूँ। ठीक है, थीटा मेरा बेसिकली क्या है, टैन थीटा क्या है? टैन थीटा मेरा है वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा मैं वाई और एक्स के टर्म्स में, क्योंकि मेरे को वाई और एक्स पता है, और उससे मैं थीटा भी निकाल सकता हूँ, आर भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे को अब ये देखना है कि थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पे, आर की वैल्यू आ गई। अब मैं जेड को कैसे रिप्रेजेंट करूँ आर कॉमा थीटा की फॉर्म में? आर और थीटा, जैसे अगर मेरे को जेड पता होता है कि अगर मेरा जेड एक्स कॉमा वाई है, तो मेरे को पता है जेड मेरा एक्स प्लस आई वाई है। ठीक है, अब मेरे को अगर पता है जेड इक्वल्स टू आर कॉमा थीटा है, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं इसको ये थोड़ी लिखूंगा जेड प्लस थीटा है, नहीं। नहीं, ये दोनों, क्योंकि ये दोनों ये सिमिलर थोड़ी हैं ये दोनों। ठीक है, तो अब मेरे को आर और थीटा में मैं कैसे लिखूंगा वो देखते हैं। ठीक है, तो मेरे को पता है जेड मैं ऐसे लिखूंगा। अब मेरे को क्या करना है, अब एक चीज देखो, अब इसमें एक चीज देखो कि आ, मेरा x की वैल्यू निकालो। मेरे को यहाँ पे x और y की वैल्यू चाहिए r और थीटा की टर्म्स में। अब मेरा x क्या है? x मेरा है r cos थीटा, x मेरा r cos थीटा है। y मेरा क्या है? r sin थीटा, ये मेरा y है। ठीक है, मेरे को मेरे को एक्स और वाई को एलिमिनेट करना था यहाँ पे, एक्स और वाई को एलिमिनेट करना था। अब मैं एक्स और वाई को एलिमिनेट कैसे करूँगा? मेरे को एक्स चाहिए आर और थीटा की टर्म्स में, और वाई भी, तो मेरा ये होता है। तो बस यहाँ पे मैंने वही किया है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। अब ये देखो, ये क्या बन गया? ये बन गया कॉस थीटा, एक्स अपॉन आर, ये तो आर है ना। ठीक है, तो एक्स अपॉन आर क्या बन गया? कॉस थीटा, ये बन गया आर साइन थीटा। तो मेरा बेसिकली, मैं अगर इससे देखूँ, इससे मेरा क्या आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर? आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। ठीक है, तो वो किसके इक्वल आ गया? आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसके इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब मेरे को पता है आर मेरा मॉडुलस ऑफ जेड है, आर मॉडुलस ऑफ जेड, तो मैं जेड को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा पोलर फॉर्म में। ये मेरा पोलर फॉर्म है। ठीक है, ये देखो, ये मेरा पोलर फॉर्म आ गया, दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। ये मैं अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं, एक्स वाई के अपने बेनिफिट्स होते हैं, और पोलर फॉर्म के अपने बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम जेड को ये रख के पुट करके सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को हम ये करके सॉल्व करेंगे। सबके अपने बेनिफिट्स होते हैं, वो क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि वो क्या वे में पूछना चाहता है, तो इस वजह से हमें दोनों का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन देख लो। अ, अभी हम आर तो निकालना बहुत सिंपल है, थीटा के लिए थोड़ी सी झंझट है। ठीक है, तो अभी देखेंगे हम थीटा को भी कैसे निकालेंगे। तो अब एक बात और देख लो, जैसे कि मेरे को पता है कि मैं किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों इमेजिनरी नंबर हैं और मेरे को पता ही नहीं है कि दोनों क्या है क्या नहीं है, मेरे को कुछ नहीं पता है। तो ये दोनों इमेजिनरी है, मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकता। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इनके पर मॉडुलस को कंपेयर कर सकता हूँ। मॉडुलस क्या बताता है? ओरिजिन से कितना दूर है एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो ज़्यादा दूर होगा वो उसका मॉडुलस ज़्यादा होगा बेसिकली ओरिजिन पे, क्योंकि मॉडुलस तो एक रियल नंबर है, रियल नंबर्स को कंपेयर कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं दो नंबर्स को कंपेयर कर सकता हूँ, और अगर एक का मॉडुलस, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ज़्यादा होता है दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो उसका मतलब होता है कि वो ओरिजिन से ज़्यादा दूर है दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के मुकाबले। ठीक है, और ये सारी आइडेंटिटीज वैलिड होती हैं। बेसिकली क्या है, अ, ये 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 इसकी वैल्यू, मॉड ऑफ जेड की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल रूट। ठीक है, अब माइनस माइनस जेड क्या हो जाएगा? माइनस जेड हो जाएगा बेसिकली, माइनस जेड का मॉड हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो कि सेम ही आएगा। कॉन्जुगेट का भी सेम ही है, जेड कॉन्जुगेट वो हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस जेड का भी कॉन्जुगेट कर रहे हैं हम, माइनस जेड का कॉन्जुगेट कर रहे हैं, तो फिर पहले कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट होता है एक्स माइनस आई वाई, फिर उसका भी हम माइनस कर देंगे, तो जेड कॉन्जुगेट माइनस हो जाएगा माइनस एक्स प्लस आई वाई। तो इसका मॉड क्या हो जाएगा? मॉड, इसका मॉड हो जाएगा रूट माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये सब सेम ही है बेसिकली, हम माइनस से करते हैं मल्टीप्लाई या उनका कॉन्जुगेट ले लें, उन सबका मॉडुलस सेम ही आता है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेसिकली ये चार रिफ्लेक्शन है इस पॉइंट की। ये भी मैं समझा देता हूँ, देखो मज़ा आएगा, अच्छे से समझो, बहुत मज़ा आएगा। अगर हमारा ये z कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, माइनस जेड क्या होगा? बेसिकली सब कुछ माइनस कर दिया,
एक रियल पार्ट भी माइनस हो गया, ये देखो रियल पार्ट भी माइनस हो गया और इमेजिनरी पार्ट भी माइनस हो गया, तो ये वाला पॉइंट आएगा। डिस्टेंस सेम ही है, ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है। और z का कॉन्जुगेट कर दिया, इसका कॉन्जुगेट किया तो हमने सिर्फ इसके कॉन्जुगेट में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होता है, तो आएगा ये वाला पॉइंट। यहाँ पे ये डिस्टेंस सेम रहेगा, बस नेगेटिव हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमने माइनस जेड का कॉन्जुगेट कर दिया, देखो जेड कॉन्जुगेट तो ये था, ये जेड कॉन्जुगेट है, ये मेरा माइनस जेड है, तो जेड कॉन्जुगेट का माइनस कर दिया तो वो यहाँ पे चला जाएगा। रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो ये बेसिकली एक स्क्वायर बन जाएगा। ये एक स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर इसमें तो नहीं दिख रहा पर ये एक स्क्वायर बन जाएगा, और ये डिस्टेंस सबका सेम होगा बेसिकली। ठीक है, ये चार कॉम्प्लेक्स नंबर, ये चार कॉम्प्लेक्स नंबर ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम पोलर फॉर्म में आर्ग्यूमेंट निकालना होता है। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट बेसिकली थीटा होता है, जो हमें थीटा निकालना है ना उसे हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। इसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट, ARG ऑफ Z, इसे आर्ग्यूमेंट कहते हैं हम एक्स का, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो अब मेरे को ये कॉम्प्लेक्स नंबर पता है, अब मेरे को थीटा निकालना है। थीटा निकालने में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब थीटा हमें कैसे निकालना है? हमें बेसिकली जो अभी मैंने बताया था, टैन थीटा मेरा y अपॉन एक्स हो गया, टैन थीटा इस ट्राइंगल में y अपॉन एक्स है। ठीक है, तो अब मेरा जो थीटा है वो टैन इनवर्स y अपॉन एक्स, और y मेरा क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और ये रियल पार्ट ऑफ z है, तो मेरा टैन थीटा इसके इक्वल आ गया, और इसे कहते हैं हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z। इसे हम आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं थीटा। ठीक है, अब थीटा देखो, जब हम इन्वर्स लेते हैं ना तो थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि मेरे को पता है अगर मेरी टैन 30 डिग्री की जो वैल्यू है वही मेरी टैन 360 डिग्री की भी वैल्यू है, वही मेरी टैन इसके बाद इसमें हम 360 और नहीं, वो टैन 390 की वैल्यू है, और उसमें हम 360 और ऐड करेंगे 051 750 की भी वही वैल्यू है। ठीक है, तो अब हमें कौन सा एंगल लेना है? तो ये हमने तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जब अच्छे से करेंगे तो उसमें समझ आएगा। तो अब होता क्या है कि जब हम इन्वर्स लेते हैं ना तो हम अपना डोमेन फिक्स कर लेते हैं। बेसिकली हम कह देते हैं कि थीटा हमें चाहिए सिर्फ माइनस पाई से पाई तक। माइनस पाई से पाई तक क्या है? देखो माइनस पाई तो ये हो गया, ये तो माइनस पाई तो ये वाला पॉइंट हो गया, और इसको मैं इंक्रीज करता रहूंगा तो ऐसे जाऊंगा, क्योंकि -30 मेरा ये वाला पॉइंट आएगा, ये -30 होगा मेरा। ठीक है, तो माइनस पाई मेरा ये वाला पॉइंट होगा, तो माइनस पाई से मैं इंक्रीज करता रहूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज इंक्रीज होता है एंगल, तो मैं इसको ऐसे चलाता रहूंगा, ऐसे जीरो आ गया, और माइनस पाई से जा रहा है पाई तक, तो ये जीरो से फिर पॉजिटिव में बढ़ता रहेगा और फिर यहाँ तक पाई तक आ जाएगा। तो बेसिकली हमें एंगल बेसिकली एक राउंड में चाहिए, एंगल हमें एक राउंड में चाहिए, पर जो एंगल हमारे ये वाले एंगल्स होते हैं उसे हम नेगेटिव एंगल में ट्रीट करते हैं। ठीक है, बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसे हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। अगर मेरा थीटा यहाँ पे आया कहीं तो मैं उसको 30 डिग्री कहूँगा, नॉर्मल है। ठीक है, इसको मैं कहूँगा, ये मान लो ये 30 डिग्री है तो ये मेरा 150 डिग्री हो गया। ठीक है, मान लो मेरा अब ये 30 डिग्री है, यहाँ पे कोई एंगल आया, तो मैं उसको या तो क्या कह सकता हूँ, इस एंगल को मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ या तो ये 210 डिग्री है। ठीक है, या मैं इसको कह सकता हूँ, मैं अगर इसको नेगेटिव एंगल की टर्म्स में कहूँ तो ये मेरा नेगेटिव एंगल में है -150। ठीक है, तो मैं इसको ये नहीं कह के ये कहूँगा -150। बेसिकली बात सेम ही है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं बिल्कुल। 120 इज बेसिकली पॉजिटिव से हम जा रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है, ये हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, ये दोनों बात सेम ही है, इसको भी ऐसे समझ लो। तो इसलिए हमें जो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एंगल यहाँ पे आएंगे हम उसे नेगेटिव में रिप्रेजेंट करेंगे, जो ये लोअर सर्कल में आएंगे, और जो अपर सर्कल में आएंगे हम उसे पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करेंगे। तो माइनस पाई से पाई तक मेरे को चाहिए एंगल्स। ठीक है, अब वो निकालने कैसे हैं वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे निकालना है। अब मेरे को एक बात सुनो, मेरे को पता है कि टैन मेरा यहाँ पे तो पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, अब मेरा अगर जो वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री पे है, 30 डिग्री पे क्या होती है टैन, टैन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, और मैं अगर टैन 150 डिग्री पे निकालूंगा, 150, ये बेसिकली 150 है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा ही था, तो टैन 150 होता है हमारा -1/√3। तो देखो इनका मैग्नीट्यूड सेम है, बस फर्क ये पड़ता है कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगर मेरा ये थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आएगा, ये अगर 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये क्वाड्रेंट में आएगा, तो बस बेसिकली टैन -150, टैन -150, टैन -50 हो जाएगा मेरा 1/√3। तो ये फर्क पड़ता है, देखो ये जो एंगल है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री एंगल बेसिकली सेम रहेगा, क्योंकि
ये 30 डिग्री एंगल मैं तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना दूँ ये 30 डिग्री, या मैं सेकंड क्वाड्रेंट में बना दूँ ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। या ये थर्ड क्वाड्रेंट में 30 डिग्री, या ये मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में बना दूँ ये 30 डिग्री। बेसिकली ये -130, ये -30 डिग्री है, पर ठीक है। तो ये 30 डिग्री बेस एंगल मेरा सेम रहता है, बस वो फर्क पड़ जाता है कि वो एंगल मेरे को किस क्वाड्रेंट में चाहिए। अगर मैं ये 30 डिग्री मैंने निकाल लिया, बेसिकली जो ये मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू है, क्योंकि इन सबका मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस ये क्वाड्रेंट में आ रहे हैं उस हिसाब से एंगल चेंज हो रहा है। इन सबका मैग्नीट्यूड तो 1/√3 ही है। तो मैंने अगर मैग्नीट्यूड निकाल लिया 1/√3, और फिर मेरे को ये पता है कि मेरे को एंगल किस क्वाड्रेंट में चाहिए। मान लो मेरे को पता है कि ये 30 डिग्री वाला है, ठीक है। अब मेरे को चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैं क्या करूँगा, 30 डिग्री को रिवर्स कर दूंगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि मेरे को एक्स एक्सिस से एंगल 30 डिग्री बनना चाहिए, तभी मैग्नीट्यूड सेम आता है। मैग्नीट्यूड तब सेम आता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, जब वो एक्स एक्सिस से सेम एंगल बनाता है। कहीं पे भी एक्स एक्सिस से यहाँ पे सेम एंगल बना रहा है, क्योंकि ये जो ट्राइंगल्स होते हैं, ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर इक्वल हो जाता है, बेस बेस इक्वल हो जाता है। जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो परपेंडिकुलर वाली साइड्स इक्वल हो जाते हैं और बेस वाली साइड्स इक्वल हो जाते हैं। तो इस ट्राइंगल में जो जो भी मैं निकाल लूँ, मेरा मैग्नीट्यूड सेम आएगा, बस सिर्फ साइन का फर्क पड़ता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसको कैसे करना है। तो अगर मेरे को ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, अब मेरे को थीटा निकालना है, ठीक है। अब मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखा, मेरे को पता है एक्स भी मेरे को पॉजिटिव दिख रहा है, वाई भी पॉजिटिव दिख रहा है। बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो मेरे को पता है जो मेरा एंगल आएगा वो 0 से 90 के बीच ही आएगा एंगल, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे वही एंगल्स आते हैं। तो जब ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने इनका मैग्नीट्यूड ले लिया y/x। मेरे को बस बेसिकली अभी मैग्नीट्यूड से मतलब है, मेरे को साइन से मतलब ही नहीं अभी। मैं साइन लूंगा ही नहीं, मेरा ये पॉजिटिव और नेगेटिव में मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे को ये फर्क पड़ता है कि मेरा ये z किस क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है। मेरे को सबसे पहले ये चाहिए कि ये किस क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है। जिस भी क्वाड्रेंट में लाया करेगा, ठीक है, तो उस हिसाब से मैं साइन फिक्स करूंगा। वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो मेरे को पता है कि मैंने इनका सबका मैग्नीट्यूड ले लिया, y का भी मैग्नीट्यूड ले लिया, x का भी मैग्नीट्यूड ले लिया, और मैंने एक अल्फा की वैल्यू निकाल ली। ये अल्फा बेसिकली इस केस में 30 डिग्री है। ये एक अल्फा वो वैल्यू है, क्योंकि मेरे को पता है कि देखो, मेरे को पता है कि अ, जो टैन का ग्राफ होता है वो ऐसे जाता है, ठीक है। मेरी कोई भी एक वैल्यू आई, वो नेगेटिव भी हो सकती है वैल्यू, पर मेरे को नेगेटिव वाली वैल्यू मैंने छोड़ दी, मैं सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू पे फोकस कर रहा हूँ, ये वाले पार्ट पे फोकस कर रहा हूँ। इससे मेरे को 0 से π/2 के बीच में एक एंगल मिल जाएगा, ठीक है। वो एंगल मेरे को मिल जाएगा। अब मेरे को ये नहीं पता है कि ये एंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये एंगल है। वो मैं क्वाड्रेंट से पता लगाऊंगा, ठीक है। वो क्वाड्रेंट से कैसे पता लगा, मेरे को सबसे पहले 0 से π/2 के बीच में एक एंगल निकालना है। वो एंगल कैसे आएगा, वो एंगल एल्फा है। मैंने एक ये एंगल निकाल दिया, ठीक है। अब मेरे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करता था, तो ये एंगल मेरे को पॉजिटिव ही चाहिए, और 0 से π/2 के बीच में ही चाहिए एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और ये मेरा यहाँ से 0 से π/2 के बीच में ही आएगा, क्योंकि ये मैंने पॉजिटिव वैल्यू का निकाला है। क्योंकि अगर मेरा y/x 1/√3 हो गया, तो मेरा अल्फा 30 डिग्री आ गया, तो मेरा थीटा भी 30 डिग्री आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करता है। तो मेरा आर्ग्यूमेंट थीटा जो है वो अल्फा के इक्वली ही आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के केस में, ठीक है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट के केस में देखते हैं। तो अब मेरे को पता है, मेरे को एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ठीक है। मेरे को पता है एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन से आएंगे, जब मेरा एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। तो एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने पहले अल्फा निकालना है, कुछ नहीं, आंख बंद करके सबसे पहले अल्फा निकालना है। तो मैंने अल्फा निकाल दिया। मैंने एक्स को भी पॉजिटिव डाला, वाई को मैंने पॉजिटिव, तो था ही मेरा वाई। मैंने एक्स को भी पॉजिटिव डाला, और मेरा एक अल्फा आया। अल्फा मेरा आएगा 0 से π/2 के बीच में, ठीक है। अब मेरा अल्फा आया 0 से π/2 के बीच में, ठीक है। तो और मेरे को चाहिए एक सेकेंड क्वाड्रेंट में एक एंगल। सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है 90 और 180 के बीच में होता है एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो मैं वो कैसे निकालूंगा, मेरे को पता है कि इन दोनों, ये और देखो, यहाँ पे एक एक मेरा एल्फा आया, अल्फा, और यहाँ पे जो इसका मैग्नीट्यूड होगा कॉम्प्लेक्स नंबर आर्ग्यूमेंट का, इसका जो टैन होगा, वो ही मेरे को इसके टैन के इक्वल चाहिए। बेसिकली टैन तो दोनों का सेम ही रहेगा, मैग्नीट्यूड सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो मेरे को पता है मैग्नीट्यूड अगर सेम करना है, तो मेरे को एक्स एक्सिस से ये वाला एंगल सेम बनाना है। तो मेरे को ये एक्स एक्सिस से ये वाला जो एंगल होगा, वो भी अल्फा ही बना रहा होगा एक्स एक्सिस से, ठीक है, जिससे कि मैग्नीट्यूड सेम हो जाए। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो ऑलरेडी लाए करवा रहा हूँ मैं इसको, जबरदस्ती सेकंड क्वाड्रेंट में मैं इसको ऐसे लाए करवा रहा हूँ कि ये वाला जब सेकंड क्वाड्रेंट में लाए कर रहा होगा, तो ये अल्फा एंगल बनाएगा, जिससे कि इनका मैग्नीट्यूड सेम आ जाए। तो अब ये अल्फा एंगल बना रहा है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। और मेरे को पता है कि इसका टैन फिर नेगेटिव आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अब ये एंगल क्या बन रहा है, ये वाला एंगल,
ये एंगल क्या है, ये एंगल है मेरा पाई माइनस एल्फा, ठीक है। पाई माइनस एल्फा, तो ये थीटा मेरा आ जाएगा पाई माइनस एल्फा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा आ जाएगा थीटा पाई माइनस एल्फा। थीटा मेरा पाई माइनस अल्फा आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट के, जब मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। अल्फा मेरा है 0 से पाई बाई 2 के बीच में, और अल्फा सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है उस टैन का, ठीक है, उस टेंजेंट का। तो अब मेरे को अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे को पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा उसका टैन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अब मेरा एक्स भी नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट के केस में वाई भी नेगेटिव होगा। तो मैंने अल्फा फिर से निकाला जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा, और फिर उसके बाद मेरे को थर्ड क्वाड्रेंट में इसको जबरदस्ती लाया कराना है। तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में एक एंगल बनाऊंगा और उसको एक्स एक्सिस से अल्फा दे दूंगा, क्योंकि मेरे को मैग्नीट्यूड सेम करना है। जो ये वाले टैन अल्फा का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ही मेरे को सेम करना है, क्योंकि वाई अपॉन एक्स चाहिए मेरे को, बेसिकली वाई अपॉन एक्स से ही आया है अल्फा, ठीक है। तो मेरा ये एंगल होगा। अब मेरे को पता है कि मेरे को ये एंगल नेगेटिव डायरेक्शन में लेना है, मेरा थीटा ये होगा, थीटा मेरा ये होगा नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि जब लोअर हाफ में लेता हूँ तो मैं नेगेटिव में लेता हूँ। मैं इसको ऐसे नहीं लूंगा, मान लो ये अल्फा है, तो मैं इसको ये वाला एंगल नहीं लूंगा, ये वाला एंगल मेरा 180 से बड़ा हो जाएगा, मैं इसको नेगेटिव वाला एंगल लूंगा, मेरे को क्योंकि लोअर हाफ में नेगेटिव वाला लेना है। तो ये एंगल क्या आएगा, ये एंगल क्या आएगा, देखो। अब ये एंगल हम कैसे निकालेंगे, ये अल्फा है और ये पूरा पाई होता है, ये पूरा पाई नहीं है, ठीक है, ये पूरा वैसे पाई होता है। तो इस एंगल का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, पाई माइनस अल्फा, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड है, पर ये एंगल मेरे को नेगेटिव में चाहिए, तो मैं बाहर एक माइनस का साइन लगा दूंगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी देखो, ये अल्फा है, ठीक है। ये एंगल क्या होता है, ये एंगल होता है माइनस पाई। अब मैं माइनस पाई में एंटी क्लॉकवाइज जाके, एंटी क्लॉकवाइज जाना है अल्फा, तब मेरे को ये वाला एंगल मिलेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैं ऐड करता हूँ, तो प्लस अल्फा कर दूंगा, क्योंकि मैं माइनस पाई तक गया। फिर उसके बाद मेरे को एंटी क्लॉकवाइज जाके अल्फा एंटी क्लॉकवाइज जाना है, जिससे मैं इस एंगल पे आ जाऊँ। तो इसलिए मैं प्लस अल्फा कर दूंगा। तो ये देखो, ये दोनों बात सेम ही है, ठीक है। या तो ऐसे कर लो या तो ऐसे कर लो। तो मेरे को थोड़ा ये मेथड ज़्यादा सही लगता है कि मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूँ उस एंगल का। ये एंगल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पाई माइनस अल्फा, और मेरे को पता है ये एंगल तो नेगेटिव हो गई, ये तो क्योंकि अंदर वाली टर्म पॉजिटिव है, तो मैं बाहर माइनस का साइन लगा दूंगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट के केस में ये एंगल ये इसके इक्वल आता है, ठीक है। अब हम करते हैं, अब हम करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के केस में। फोर्थ क्वाड्रेंट के केस में भी सिंपल है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा रियल पार्ट पॉजिटिव होगा, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होगा। अल्फा निकाला, ठीक है। अल्फा मेरा ये वाला पार्ट अल्फा बनेगा, ये अल्फा बनेगा, और थीटा भी यही होगा। तो अल्फा तो मेरा पॉजिटिव है 0 से 90 के बीच में, और पर मेरे को नेगेटिव चाहिए, तो मैंने बस माइनस अल्फा कर दिया, ठीक है। माइनस अल्फा करके मैं पहुंच गया उसके लिए, ठीक है। तो ये था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये थीटा निकालना, इसको अच्छे से समझ लेना। एक ये देखते हैं कि हमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं बेसिकली। ये देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, ये वाला पॉइंट क्या है, ये तो एक ओरिजिन है, इसका कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, ये नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, रियल रियल एक्सिस पे लाई करता है, उसका आर्ग्यूमेंट जीरो होता है, क्योंकि क्योंकि ये एंगल कुछ बना ही नहीं रहा है, बेसिकली जीरो एंगल बना रहा है। जो वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होता है उसका एंगल होता है 90 डिग्री पाई बाई टू। जो नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है उसका एंगल होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ से ही मैं पाई 180 डिग्री या माइनस 180 डिग्री भी हो सकता है, पर मैंने अपने डोमेन में माइनस 180 डिग्री पे इक्वल टू साइन नहीं लगाया है, क्योंकि माइनस 180 डिग्री और 80 डिग्री बात सेम ही है, ठीक है। तो इस वजह से मैं 80 डिग्री रखूँगा। जो मेरा माइनस वाई पे लाई करेगा उसके लिए मेरा ये माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री, ठीक है। ये आ गया। अब ये मैंने ये चार कॉम्प्लेक्स नंबर बताए ही थे। ये चार कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे स्क्वायर बनाते हैं, ये z है, ये माइनस जेड है, ये z का कॉन्जुगेट है, ये z का कॉन्जुगेट का नेगेटिव साइन है। तो ये सारे एंगल ऐसे थीटा थीटा बनाते हैं, और इनके आर्ग्यूमेंट फिर ऐसे आ जाएंगे। जैसे आर्ग्यूमेंट एक बार ये वाला ट्राई करना, ये चार आर्ग्यूमेंट निकालने का ट्राई करना z का, जो कौन से मैंने बताया था कि किस क्वाड्रेंट में आते हैं। अगर z का आर्ग्यूमेंट थीटा है, ठीक है। ये एक बार खुद से ट्राई करना। और इफ़ टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 आर सेम, अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है, देखो जब z1 इक्वल्स टू z2 होता था, तो मैं क्या करता था, मैं कहता था कि रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z2, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो ऐसे ही इनका मॉडुलस भी सेम हो जाएगा और आर्ग्यूमेंट भी सेम हो जाएगा जब हम इसको पोलर फॉर्म वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे। देखो, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा ये है z1, तो अगर मेरा Z2 भी यही कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इनका आर्ग्यूमेंट भी सेम होगा, ये थीटा एंगल, और ये भी इनका मॉडुलस भी सेम होगा, ठीक है। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते हैं तो इनका मॉडुलस भी सेम होता है और आर्ग्यूमेंट भी सेम होता है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी। राइट द
कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इन पोलर फॉर्म, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब मेरे को क्या पता है, मेरे को ये पता है कि ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, यहाँ पे लाई करता है, ये 1 है, ये -1 है, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, अब मैं पहले तो मैग्नीट्यूड निकालूंगा, अल्फा निकालूंगा। ठीक है, पहले तो मैं इसका सबसे पहले मेरे को पता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म ये होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसका मॉडुलस निकालना है और आर्ग्यूमेंट निकालना है। मॉडुलस तो मैं बड़े सिंपल निकाल दूंगा, √2 आ गया मॉडुलस। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले अल्फा निकाला। अल्फा निकाला तो मैंने -1 था, इसको निकले इग्नोर किया और 1 ही रखा वाई को भी, तो 1/1 1 π/4 आ गया। अब मेरे को सेकेंड फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए, तो मैं इसको ले लूंगा -π/4, -π/4। ये एंगल एक्स एक्सिस से π/4 बनना चाहिए और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनना चाहिए। तो इसका जो थीटा आ गया -π/4 आ गया। तो मेरा ये पोलर फॉर्म इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ये वाली है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म ये है। आई होप समझ आया होगा, काफ़ी लेंदी वीडियो हो गई पर काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और मज़ा आया होगा वीडियो में, आई होप। और कोई भी डाउट हो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वरना एक फॉर्म लिंक है पर डिस्क्रिप्शन में, वो फिल कर सकते हो, वरना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।